नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। जैसे कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी या फिर दूसरे जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे आपके 1 या 2 नंबर के सवाल बनते हैं। वो खास तौर पर आपको पत्र लेखन के प्रारूप से नहीं बनते। प्रारूप आपको पता है आरओ एआरओ ऐसी परीक्षाओं में वहाँ से प्रारूप से सवाल बनते हैं, लेकिन जो पत्र लेखन की विशेषताएं हैं वो किस भाषा शैली में लिखा जाता है या वो कहाँ से कहाँ को संचालित होता है, उसका गंतव्य क्या है, उसका उद्गम कहाँ है, ऐसे सवालों का जो जिक्र किया जाता है वो ऐसे यूके ट्रिपल एससी के ऐसे बहुत सारे एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। खासतौर पर वीडियो और बीपीडीओ को लेकर पत्र लेखन पर खासा ध्यान देना है, जहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के सवाल बनते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं हिंदी विषय के अंतर्गत। अब आपको इससे पहले आपको पता है हिंदी साहित्य का कवि परिचय सीरीज चल रहा था, वो कवि परिचय सीरीज आपका निरंतर चलता रहेगा। उसी बीच ये आपके जो पत्र लेखन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जो पत्र लेखन की महत्वपूर्ण विधाएं हैं उन सब चीज़ों का भी हम जिक्र करते रहेंगे और साथ साथ अपनी कवि परिचय वाली सीरीज भी जारी रखेंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं तो पत्र लेखन के सामान्यतः 2 प्रारूप माने जाते हैं या दो प्रकार माने जाते हैं। एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में पहले क्या अंतर होता है, इस चीज को आप बेसिक तरीके से समझना है। अब पहले अनौपचारिक पत्र को जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो हम अपने व्यक्तिगत सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को लिखते हैं। जैसे हम अपने मित्रों को बधाई संदेश यानी बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण पत्र। तो इस तरह के पत्र जो बधाई संदेश हो गया या निमंत्रण पत्र हो गया, सद्भावना पत्र हो गया, संवेदना पत्र हो गया यानी दुख प्रकट करने के लिए, तो ऐसे जहां पर व्यक्तिगत भाषा शैली के प्रयोग होगी, ठीक है, जहां व्यक्तिगत भाव प्रकट होंगे हमारे, तो उस जो पत्र शैली है उसको कहा जाता है अनौपचारिक पत्र शैली, यानी उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। अब जो फॉर्मल लेटर है जो आपके सिलेबस में है वो औपचारिक पत्रों से सवाल आता है। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो हम किसी विभाग को, किसी सरकारी कार्यालय को या किसी सरकारी विभाग को लिखते हैं, जिसमें हम अपने कोई भी व्यक्तिगत बातों को नहीं लिखते, ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके जो सिलेबस में है वो औपचारिक पत्र हैं यानी फॉर्मल लेटर हैं, और ये पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो हम किसी सरकारी विभाग, सरकारी कार्यालय या सरकारी पदाधिकारी को लिखते हैं। अब इसमें संबंध में मैंने कुछ आपके लिए पीडीएफ बनाई है, उसको भी आपने देखते रहना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको ये तो पत्र लेखन की विशेषताएं हैं। ये आपके यहां देखो, पत्र लेखन के प्रकार 2 प्रकार, औपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर और दूसरा औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। तो ध्यान रखना है 2 प्रकार के पत्र, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हमने बताया था आपको अनौपचारिक पत्र, जैसे मैंने आपको बताया अभी परिभाषा में, ऐसे पत्र जो हम अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सगे संबंधियों को लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, ऐसे पत्र जो होते हैं उनको अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, जहां हम अपने व्यक्तिगत भावों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं और कोई उसका निश्चित प्रारूप नहीं होता। जैसे आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो आप अपने तरीके से लिखेंगे और मैं अगर अपने मित्र को लिखूंगा तो मैं अपने तरीके से, यानी कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं होता, कोई निश्चित उसका फिक्स कोई प्रारूप नहीं होता, बल्कि सब उसको अपने अपने तरीके से लिखते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके जो आपके सिलेबस में है वो है आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र उन व्यक्तियों और विभागों और कार्यालयों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, और ये सरकारी विभागों को, सरकारी कार्यालयों को और सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए इसके क्या क्या उदाहरण है इसके, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र जैसे हम क्या है, किसी समाचार के संपादक को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं। शिकायत पत्र। लेकिन आपके सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कार्यालयीय पत्र पूछे गए हैं, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वीडियो बीपीडीओ, तो आपको कार्यालय ही काम करना है, तो उसी संबंध में आपका पत्र व्यवहार होगा, तो उसी संबंध में आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें देखो जो महत्वपूर्ण जो आपके सिलेबस में है वो मैंने जिक्र किया है, सरकारी या जिसको शासकीय पत्र कहते हैं, जीओ। दूसरा अर्धशासकीय पत्र, डीओ, ये आपके सिलेबस में है। तीसरा टिप्पण लेखन या टिप्पणी लेखन, जिसको नोटिंग कहा जाता है।
चौथा परिपत्र, जिसको सर्कुलर कहा जाता है या सर्कुलर लेटर कहा जाता है। अगला प्रारूपण आलेखन, जिसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अनुस्मारक या स्मरण पत्र जिसको कहते हैं, यानी रिमाइंडर जिसको कहा जाता है। अगला कार्यालयिक ज्ञाप, ऑफिशियल मेमो, ये भी आपके सिलेबस में है। कार्यालयिक ज्ञाप और एक यहां पर कार्यालयीय आदेश भी है, मैं मिस हो गया है, मैं आपको जब एक सब जिक्र कराऊंगा आगे डिटेल बताऊंगा तो वहां पर जरूर बताऊंगा। कार्यालयीय ज्ञाप ऑफिशियल मेमो और कार्यालयीय आदेश ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है। तो इनमें भी क्या अंतर होता है कार्यालयीय ज्ञाप और कार्यालयीय आदेश में, ये भी आपको जानना है। पृष्ठांकन एंडोर्समेंट, ये भी आपके सिलेबस में है। कार्यसूची, एजेंडा और कार्यव्रत, इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कार्यव्रत, इतनी चीजें हैं, तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। कार्यव्रत को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है, प्रोटोकॉल। तो इतने आपके जो हैं सिलेबस में हैं, जो कार्यालयीय पत्र आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले जिस औपचारिक पत्र का जिक्र हमें करना है वो है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। देखो अगला जो आपका टॉपिक है वो शासकीय पत्र से ही हमने लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा आकार हो रहा है, इसको अब आपको, तो सरकारी या शासकीय पत्र, अब इसको समझना है कि अपने सरकारी पत्र क्या होता है या शासकीय पत्र क्या होता है। जब सरकार द्वारा अपनी कोई नीति जारी करनी हो, कोई निर्देश जारी करना हो, कोई निर्णय जारी करना हो या आदेश जारी करना हो, जब सरकार द्वारा, फिर से सुन लीजिए परिभाषा को ध्यान से, जब सरकार द्वारा यानी शासन द्वारा अपनी किसी नीति, निर्णय, आदेश व निर्देश को जारी करना होता है तो उसके संबंध में जो पत्र जारी होता है, उसको शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहा जाता है। आप एक तो आपकी परिभाषा से सवाल बनता है, और लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जो सिलेबस में है वो आपकी विशेषताओं से सवाल पूछे हैं। पुराने पेपर में आप जब देखोगे तो इन पत्रों की विशेषताओं से सवाल पूछे गए हैं। तो अब जो सरकारी पत्र की विशेषताएं होती हैं वो कैसे, उसका क्या उसका प्रारूप होता है, क्या उसकी शैली होती है, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर आपको इस पीडीएफ के माध्यम से समझा दूंगा। पहले आपको सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है। इसकी उद्गम मतलब जो आप जानते हैं शुरुआत, तो इस जो शासकीय पत्र है इसका जो उद्गम होता है वो पद से होता है, किसी पद से किसी पद की ओर। ध्यान रखना है, शासकीय पत्र का जो उद्गम होता है वो पद से होता है, और इसका गंतव्य मतलब पहुंचने का स्थान जो होता है, यानी पद से पद की ओर, एक पद से दूसरे पद या एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर जो पत्र व्यवहार होता है उसको शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये। दूसरा, इसका संचालन कैसे होता है। तो इसका संचालन आपको अगर आपके पेपर में आएगा, ठीक है, कि एक आयामी होता है, द्विआयामी होता है या बहुआयामी होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा ऐसा सवाल। इसमें किस भाषा शैली का प्रयोग होता है और ये किस तरह का है, औपचारिक है, अनौपचारिक है। तो ये सब चीजों का जिक्र अब मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताते भी रहता हूं और साथ साथ उन चीजों को समझाते भी रह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यह पत्र का ऐसा औपचारिक प्रारूप होता है। देखो औपचारिक ही पत्र पढ़ रहे हैं तो औपचारिक ही होगा प्रारूप। औपचारिक प्रारूप कहने का मतलब है जहां हम अपनी व्यक्तिगत भाव को न लिखकर, ठीक है, अपने बिहाफ पर न लिखकर जो शासन की ओर से हमको आदेश जारी हुआ है उस बिहाफ पर लिखें। यह पत्र का ऐसा औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद या एक विभाग से दूसरे विभाग को किसी सरकारी या शासकीय नीति, निर्णय, आदेश व सूचनाओं का पत्र व्यवहार किया जाता है, यानी भेजा जाता है। ध्यान रखना है, यह पत्र एक पद से दूसरे पद या एक विभाग से दूसरे विभाग, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी भी हो सकता है, एक पद से दूसरे पद, ठीक है, लेकिन यहां पदाधिकारी नहीं आएगा क्योंकि पदाधिकारी का जो पत्र व्यवहार होता है एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी के बीच, वो आपके अशासकीय पत्र व्यवहार में या अर्धशासकीय पत्र व्यवहार में आता है, ठीक है, वो अर्ध सरकारी या अशासकीय पत्र व्यवहार में आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पदाधिकारी वाला नहीं, पद से पद की ओर है, ध्यान रखना है। एक पद से दूसरे, ऐसा पत्र जो एक पद से दूसरे पद की ओर, एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर, किस कार्यों के लिए, सरकारी या शासकीय नीति, निर्णयों, आदेशों व निर्देशों को जारी करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसकी परिभाषा हो गया। अब इसकी विशेषताओं से सवाल आते हैं। देखिए अब इसको आपने समझना है, सवाल इधर से ही बनते हैं आपके पेपर में जो सवाल बनते हैं वो विशेषताओं से ही बनते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। विशेषता सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसकी जो विशेषता है, संचालन कहां से होता है। संचालन पद से पद या विभाग से विभाग की ओर, एक पद से दूसरे पद की ओर, ठीक है, और या एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर। मतलब कहने का मतलब है पत्र का उद्गम कहां से हो रहा है, उद्गम मतलब शुरुआत किसी पद से हो रहा है, और गंतव्य जहां भेजा जा रहा है वो भी किसी पद को भेजा जा रहा है, ध्यान रखेंगे।
उद्गम यानी शुरुआत किसी पद से और गंतव्य भी किसी पद की ओर। और संचालन कैसे होता है? संचालन पद से पद, वही बता रखा है, वही संचालन भी है, उसी को मैंने यहां पर क्या कर दिया, अच्छे से समझा दिया कि उद्गम क्या है, गंतव्य क्या है, पद से पद की ओर। अब यहां पर कुछ चीजें समझनी है आपने, पद से पद की ओर कैसे होगा। एक चीज तो आपने ये जान लेनी है पहले, तो शासकीय पत्र होते हैं, ये पद से पद की ओर होते हैं, ध्यान रखेंगे, पद से, एक पद से दूसरे पद की ओर होते हैं, ठीक है। इस यहां से इधर भी हो सकते हैं और इधर से इधर भी हो सकते हैं। लेकिन अशासकीय पत्र आपने ध्यान रखना है, अशासकीय पत्र जो होते हैं, अशासकीय पत्र जो होते हैं या अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, वो एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी, यहां थोड़ा, यानी यहां कहने का मतलब है थोड़ा व्यक्तिगत भाषा शैली का प्रयोग होने लग जाएगा, क्योंकि जब पदाधिकारी खुद के बिहाफ पर लिखेगा तो वहां व्यक्तिगत भाषा शैली का प्रयोग करने लग जाएगा वो, यानी उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। अभी समझाऊंगा उत्तम पुरुष शैली क्या है, पहले इतना ही समझ लीजिए आप। शासकीय पत्र पद से पद और अशासकीय पत्र जो है पदाधिकारी से पदाधिकारी को लिखा जाता है। पहले बात तो ये समझ लेना है। और दूसरी बात इसमें देखिए क्या और क्या क्या है। दूसरे हमने कहा कि संचालन कैसे होता है, संचालन पूछा गया है तो आपने उसको नोट करके लिखना है, द्विआयामी, द्विआयामी। इसका जो संचालन होता है वो द्विआयामी होता है, यानी 2 डायमेंशनल, ठीक है। सवाल आएगा कि सरकारी या शासकीय पत्र का जो संचालन होता है कैसा होता है, एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी, तो आप कहेंगे द्विआयामी, ठीक है, यानी 2 डायमेंशनल। कैसे देखो द्विआयामी कैसे, एक पद ये है, एक पद ये है, तो एक पद से इधर से भी यहां भेजा जा सकता है और इधर से इधर भी, यानी इधर से इधर भी भेजा जा सकता है और इधर से इधर भी भेजा जा सकता है, तो इसको कहते हैं 2 आयामी। अगर मान लो एक आयामी किसे कहते हैं, एक आयामी मतलब जैसे दो, एक ए विभाग है और एक बी विभाग है, अगर इधर से ये पत्र भेजा जाता और इधर ही एक कोई पत्र ए से बी को भेजा जाता तो ये एक आयामी हो जाता। लेकिन जब कोई ए से बी और बी से ए भी भेजा जाए तो उसको भी क्या कहा जाता है, उसको फिर द्विआयामी कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने, तो इस ये जो संचालन होगा वो क्या होगा, द्विआयामी होगा। और द्विआयामी के साथ साथ और क्या क्या चीजें इसकी खासियत होंगी ये आपने नोट कर लेना है। इसका जो संचालन होगा द्विआयामी होगा, 2 डायमेंशनल होगा, पद से पद इधर से इधर भी आ सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है। अब देखो इसके तरीके, और इसको समझना है कितने तरीकों से द्विआयामी हो सकता है, कितने तरीकों से द्विआयामी हो सकता है, तो उसको समझना है तो आप ऐसे समझेंगे। चलो इसी को मैं हटा के इसी में लिख देता हूं, देखिए आपने ये नोट कर लेना है द्विआयामी वाला, ठीक है। तो ये द्विआयामी कितने तरीकों से होगा, देखो कितने तरीके से होगा। ये वरिष्ठ से कनिष्ठ को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि शासकीय आदेश है ना, कनिष्ठ को भी भेजा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ, ठीक है, या वरिष्ठ पद से कनिष्ठ पद को, बड़े पद से छोटे पद को भी भेजा जा सकता है। दूसरा, कनिष्ठ से वरिष्ठ पद को भी भेजा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और समकक्ष भी भेजा जा सकता है, यानी बराबर, यानी 2 बराबर के पद, यानी ठीक है 2 बराबर के, जैसे डीएम डीएम को भेजे, ठीक है, सर कोई सरकारी आदेश डीएम को मिला है और दूसरे डीएम को भेजना है, तो ये दो समकक्ष के है ना, इन दोनों डीएम है, तो इसको भी क्या है, तो इस तरीके से होगा, ध्यान रखेंगे, समकक्ष यानी जो बराबर है। तो देखो 2, यानी कहने का मतलब है द्विआयामी कैसे है, वरिष्ठ कनिष्ठ को भी भेज सकता है, कनिष्ठ किसको भेज सकता है, वरिष्ठ को भी भेज सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और समकक्ष यानी अपने बराबर के अधिकारी या अपने स्तर के पद को भी वो भेज सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया कि संचालन कैसे होता है, द्विआयामी होता है, और द्विआयामी कितने तरीकों से होता है, 3 तरीकों से होता है। एक तो वरिष्ठ कनिष्ठ पद को भी भेज सकता है, कनिष्ठ पद वरिष्ठ पद को भी भेज सकता है, और समकक्ष यानी बराबर के पद वाले भी आपस में भेज सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि जब कनिष्ठ वरिष्ठ को भेजेगा तो क्या वो यहां पर सम्मान वाले या फिर आग्रह या विनती ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल। कृपया या फिर निवेदन है, कष्ट करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग कनिष्ठ भी नहीं करेगा, चाहे वो वरिष्ठ को क्यों ना लिख रहा हो। कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई अपने बिहाफ पर नहीं लिख रहा, उसको जो शासकीय आदेश जारी हुआ है उसके आधार पर वो कह रहा है, तो इसलिए उसको कोई निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये भी संचालन मैंने कैसे समझाया ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो विषय क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, इसमें लिखा क्या जाएगा, मतलब इसमें होगा क्या, तो वही चीज है, शासकीय कार्य यानी सरकारी कार्य के संबंध में नीति, निर्णय, आदेश व निर्देश जब जारी करना हो तो
ऐसे इसमें क्या होते हैं, विषय होते हैं। ठीक है, कोई सरकारी नीति हो, जो कोई सरकारी नियम बना हो, सरकारी नीति बना हो, कोई सरकारी निर्णय लिया जाना हो, सरकारी कोई आदेश जारी करना हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी पत्र क्या किया जाता है, या सरकारी पत्र जारी किया जाता है, तो पद से पद की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसका एक चीज और भी है इसमें, कि इसमें क्या होता है ना, ये जो सरकारी नीति, निर्णय, आदेश और ये निर्देश जारी होते हैं, इनका अंकन कहाँ जाए, इनका कहाँ छपना अनिवार्य रूप से, इनका छपना कहाँ अनिवार्य होता है, सरकारी जो गजट होता है, सरकारी जो रजिस्टर होता है, उसमें इन सरकारी नीति, निर्णय, आदेशों का छपना अनिवार्य होता है, अनिवार्यता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। अब देखो भाषा शैली क्या होगी, भाषा शैली क्या होगी, देखिए भाषा शैली क्या होगी, औपचारिक होगी। पहले बता रखा है आपको, औपचारिक भाषा शैली होगी। औपचारिक भाषा शैली मतलब वहां व्यक्तिगत भावों को कोई स्थान नहीं होगा, यानी व्यक्तिगत भावों को स्थान कहने का मतलब है कृपया, कष्ट करें, ठीक है, आपका भावनिष्ठ, आपका शुभेच्छु, ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं होगा। शासकीय भाषा का प्रयोग होगा। शासकीय भाषा के साथ साथ औपचारिक भाषा, यानी आदमी अपने बिहाफ पर कुछ नहीं कह रहा है, शासन से उसको जो आदेश जारी हुआ है उसी के बिहाफ पर वो लिख रहा है, उसी के बिहाफ पर वो जारी कर रहा है आगे को, तो वो कोई भी ऐसा शब्द यानी व्यक्तिगत शब्दों को स्थान नहीं देगा। यानी भाषा शैली पूरी क्या होगी, औपचारिक होगी, अर्थात व्यक्तिगत भावों को कोई स्थान नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना है। तो देखो, कष्ट करें, कृपया, अनुरोध, आग्रह या निवेदन, ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग होगा। कष्ट करें, कृपया, अनुरोध, विनती, निवेदन, ये सब कुछ चीजें यहां पर नहीं होंगी, ये ध्यान रखेंगे आप। शब्दावली कैसी होगी, उस पत्र की शब्दावली कैसी होगी, शासकीय शब्दावली, यानी सरकारी जो शब्दावली होगी उसी का प्रयोग होगा। कोई अपने तरीके से कोई प्रारूप नहीं बना सकता, सरकारी जो प्रारूप है उसी तरीके से वो लिखेगा। देखो और क्या होगा, पत्र में संक्षिप्तता होगी, यानी कम से कम शब्दों में जितना एक प्रारूप, निश्चित प्रारूप होता है उसी के अनुसार लिखना है। अब देखो, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, किस शैली में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष शैली। यहां पर आपको पत्र ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो आपको ये तो अन्य पुरुष शैली में या उत्तम पुरुष शैली में। अब इस चीज को आपने एक पल के लिए समझना है कि अन्य पुरुष शैली क्या होती है, तटस्थ शैली जिसको कहा जाता है। अब पहले मैं आपको एक व्यवहारिक तौर पर बता रहा हूं, जैसे जहां पर व्यक्ति क्या करे, जहां पर व्यक्ति अपने बिहार पर कोई बात ना कहे, यानी शासन ने जो उसको आदेश जारी किया है उसी आधार पर वो पत्र व्यवहार करे, तो इसको अन्य पुरुष शैली कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, उत्तम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली को मैं एक वाक्य से आपको या एक सेंटेंस से आपको समझाता हूं। पहले उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग देखिए। उत्तम पुरुष शैली, जहां पर वक्ता यानी बोलने वाला यानी मैं अपने बिहार पर कोई बात कहूंगा, यानी अपने अनुसार कोई बात कहूंगा, तो इसको उत्तम पुरुष शैली कहा जाता है। आपने सर्वनाम में भी पढ़ा है उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली, उसी तरह से यहां भी समझना है। जो उत्तम पुरुष शैली है, यानी जब व्यक्ति अपने बिहार पर कोई बात कहे उसको उत्तम पुरुष शैली कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि मैं हरिद्वार गया और मैंने वहां कुंभ की ये सुविधाएं देखी, ये व्यवस्थाएं देखी, तो ये क्या है, मैं अपने बिहार पर कह रहा हूं। तो इस शैली को क्या कहा जाएगा, जब मैं अपने बिहार पर कहूंगा, क्योंकि मैं उस दृश्य को खुद देख रहा हूं और अपने ही अनुसार कह रहा हूं, तो इसको कहा जाता है उत्तम पुरुष शैली। जब वक्ता अपने अनुसार अपने बिहार पर कहे उसको उत्तम पुरुष शैली कहा जाता है। अब जब व्यक्ति सरकार के या शासन के बिहार पर कहे तो उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर कैसे समझिए, देखिए, मिस्टर एबीसी, व्यक्ति का नाम है एबीसी, मिस्टर एबीसी हरिद्वार गए और उन्होंने वहां की शासन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखो, मैं अपने बिहार पर नहीं कह रहा हूं, मैं मिस्टर एबीसी के बिहार क्या उनके अनुसार कह रहा हूं, तो ये अन्य पुरुष शैली। जहां पर व्यक्ति अपने अनुसार नहीं कहकर किसी अन्य के अनुसार कहे उसको अन्य पुरुष शैली कहा जाता है। अब आप समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बता दिया, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर एबीसी कहां गए थे, हरिद्वार गए थे और उन्होंने वहां की शासन व्यवस्था या वहां की जो स्वच्छता है उस चीज के बारे में जायजा लिया। तो देखो, उनके बिहार पर मैं कह रहा हूं, अपने बिहार पर नहीं कह रहा हूं, तो इसको अन्य पुरुष शैली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय या अशासकीय पत्रों में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। और देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। प्रारूप क्या होगा, एक नियत प्रारूप होगा, नियत मतलब फिक्स, नियत प्रारूप होगा, औपचारिक प्रारूप होगा और शासकीय प्रारूप होगा, सरकारी जो प्रारूप होता है वो प्रारूप होगा। संबोधन, देखो संबोधन क्या होगा, संबोधन एक नियत संबोधन होगा, एक फिक्स, जो प्रारंभ में महोदय नाम से होगा, ठीक है,
और अंत में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होगा। जब शुरुआत में एक महोदय करके एक संबोधन होगा, अंत में कोई संबोधन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अभी मैं प्रारूप जब बताऊंगा ना, वहां पर आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसे होता है। समापन कैसे होगा पत्र का, देखिए समापन भवदीय से होगा। ठीक है, औपचारिक पत्र में जब औपचारिक पत्र लिखा जाता है ना, जब ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो वहां पर भवदीय लिखा जाता है, भवनिष्ठ नहीं। कई बार ना प्रारूप के बी से भी एक एक शब्द पूछ लिए जाते हैं, इस तरह की पूछा जाता है कि भवनिष्ठ प्रयोग किया जाता है शासकीय पत्र में, अशासकीय पत्र में। तो ये ध्यान रखना है, भवनिष्ठ लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्रों में या शासकीय में, और भवदीय लिखा जाता है किसमें, शासकीय पत्रों में। ठीक है, और क्या क्या चीज देखिए, शासकीय पत्र कार्यालय में एक नियत अधिकारी द्वारा ही खोला जाता है। देखो इस तरह के सवाल भी हैं, नियत मतलब एक कोई फिक्स जो अधिकारी होगा उसी के अनुसार, उसी के द्वारा खोला जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, ये देखिए, इस पत्र का अभिलेखी महत्व होता है और अतः यह राजभाषा या वैकल्पिक भाषा में ही लिखा जाता है। मतलब ये जो पत्र हैं, ये जो सरकारी या शासकीय नीति निर्देश के संबंध में जो जारी हुए हैं पत्र, ये सरकारी पत्र हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इनका अभिलेख रखा जाता है, इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों ऐसा होता है कि इनका रिकॉर्ड रखा जाता था, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ताकि अतीत के निर्णयों को जान सके। मान लो आज सरकार ने कोई आदेश जारी किया है, वो सरकारी आदेश आज जारी हो गया है, आने वाले 5 साल बाद, जैसे उदाहरण के तौर पर आने वाले 5 साल बाद आप इस समय की जो सरकारी आदेश है उसके बारे में जान सको, यानी अतीत के निर्णयों को जान सको, यानी पुराने जो नीति निर्णय बने थे उनके बारे में जान सको। इसके अलावा वर्तमान कार्यों को करने में भी, इनमें वर्तमान कार्यों को संपादित करने में भी इससे क्या मिलती है, मदद मिलती है कि पुराने समय में देखो सरकार ने ये निर्णय ऐसे लिया था, तो पुराने रिकॉर्ड रहेंगे तो ये क्या होगा, वर्तमान कार्यों में भी मदद करेगा और भविष्य की भी गाइडलाइन इससे तय हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अतीत के निर्णय के लिए ध्यान रखेंगे ताकि अतीत के निर्णयों का पता चल सके कि पुराने समय में इस तरह की सरकार ने इस तरह के नीति निर्णय बनाए थे। वर्तमान कार्यों को संपादित करने में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं वो, बिल्कुल, कि कैसे पुराने समय में ये नीति निर्णय ऐसे बने थे तो उनकी सहायता ली जा सकती है। और तीसरा, भविष्य की गाइडलाइन भी उससे तैयार हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपके तो ध्यान रखेंगे राजभाषा में लिखा जाएगा और या फिर वैकल्पिक, उसकी वैकल्पिक दूसरी भाषा होगी उस भाषा में लिखा जाएगा। आपको पता है राजभाषा जैसे हिंदी है, जैसे राज्यों में कोई जैसे लिखा जाना है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में राजभाषा हिंदी है, फिर द्वितीय राजभाषा संस्कृत में, तो इस तरीके से, या फिर वैकल्पिक अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है। और देखिए प्रारूप क्या है। अब इसका प्रारूप पहले बता रहा हूं, आपके सिलेबस में प्रारूप नहीं है। प्रारूप से अंदर से आपके में प्रारूप बनाना नहीं आता क्योंकि वहां मेंस जैसा कोई पेपर नहीं होता। आरओ में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे आपके प्रारूप के 20 से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है इसका ड्राफ्ट कैसा होता है। तो आप एक बार, ठीक है, इस प्रारूप को देखेंगे। मैं इसका थोड़ा सा इसको इस तरह से कर रहा हूं, प्रारूप दिख रहा होगा आपको। प्रारूप देखिए किस तरीके से। सबसे पहले प्रारूप, ये जब आप बना रहे हैं, ये तो मैं प्रारूप लिखना नहीं होता, प्रारूप तो आप, ठीक है, इसके जो दाहिने ओर है, इधर दाहिनी ओर, इधर आप पत्रांक संख्या लिखते हैं। इस पत्रांक मतलब पत्र संख्या, तो पत्र संख्या इस तरीके से 3/16 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पत्र संख्या होती है जो पत्र के इधर दाहिनी ओर इधर लिखी जाती है। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रेषक का नाम। प्रेषक तो आप जानते ही हैं, प्रेषक यानी जो भेजता है, यानी जो सेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेषक, इधर उसका नाम आएगा, जैसे रविंद्र कुमार मान लो, जैसे रविंद्र कुमार, पद है वो मुख्य सचिव है, और शासकीय पता, ठीक है, शासकीय पता जैसे देहरादून उत्तराखंड, इस तरीके से। ठीक है, प्रेषक यानी भेजने वाला। देखो अभी मैं पूरे पत्र का प्रारूप समझा रहा हूं, इसमें क्या है, इस पत्र के प्रारूप में क्या है, मैं पहले वो बता दे रहा हूं आपको। इस पत्र के प्रारूप में है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से ये सूचना मांगी है, मुख्य सचिव के माध्यम से, कि यहां उत्तराखंड राज्य में जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम ने अपने उद्देश्यों की कितने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है। ठीक है, वो कार्यक्रम किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से ये सूचना मांगी है, तो मुख्य सचिव के माध्यम से मांगी है। तो मुख्य सचिव किससे मांगेगा, जैसे मान लो नैनीताल जिले के चिकित्सा अधिकारी से, यहाँ के सीएमओ से मांगा जा रहा है, तो उस तरह का प्रारूप आपने समझना है। तो इसमें फिर से बता दे रहा हूं, ये प्रारूप जो मैंने बना रखा है, ये प्रारूप है, इसमें भारत सरकार ने
उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से किससे सूचना मांगने के लिए कहा गया है? नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ से। किस संबंध में? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सूचना मांगने के लिए कहा गया है, जिसमें पूछा गया है कि ये जो कार्यक्रम है किस तरीके से नैनीताल जिले में चलाया जा रहा है। ठीक है, देखो किस तरीके से। तो ये प्रेषक जो भेज रहा है रविंद्र कुमार, इधर नाम आएगा सबसे पहले, इसी तरह से होता भी है। पद मुख्य सचिव, शासकीय पता देहरादून उत्तराखंड, सचिवालय देहरादून उत्तराखंड, इस तरीके से। फिर सेवा में जिसको भेजा जाएगा यानी जो क्या होगा? रिसीवर होगा, जो प्राप्त करता होगा। इसको प्रेषक कहते हैं, तो इसको प्रेषिती कहा जाता है। ठीक है, वन लाइनर में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेषक है तो इसको प्रेषिती कहा जाता है, यानी रिसीवर जो होगा, ये सेंड करने वाला है और ये रिसीवर है। तो मुख्य सचिव के माध्यम से पत्र भेजा गया है। अब सेवा में किसको भेजा जा रहा है? किससे सूचना प्राप्त करनी है तो किसको भेजा जा रहा है? रिसीवर कौन है? सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ है। कहां का? नैनीताल का। ठीक है, सीएमओ है यहाँ के। तो देखो आगे क्या है, तो ये प्रारूप होता है, इधर प्रेषक का नाम और उसका पूरा शासकीय पता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद सेवा में जिसको भेजा जा रहा है, जिससे सूचना प्राप्त करनी है, जिसको भेजा जा रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ है नैनीताल के, उनसे। फिर इधर अनुभाग संख्या होता है, सेक्शन नंबर जो होता है उसे, और वो सेक्शन नंबर आप 1, 2, कुछ 3 कुछ भी हो सकता है, तो यहां सेक्शन नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी अनुभाग के ठीक सामने इस दाहिनी ओर यहां पर दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, जहां से जारी हुआ है ये वाली दिनांक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वाली जहां से जारी हुआ है वो दिनांक लिखनी होती है। जैसे आज की दिनांक लिख लोगे 8। ठीक है, स्थान लिख लोगे, कहां से जारी हुआ है तो देहरादून उत्तराखंड से, इस तरीके से। तो ये आप लिख लेंगे, ये अनुभाग के ठीक सामने इधर दाहिनी ओर होगा। फिर आएगा विषय। अब क्या होता है, पत्र में जो मुख्य बात लिखी जानी है, उससे पहले भी उसका एक छोटा प्रारूप, एक मोटो तैयार किया जाता है। वो मोटो यहां पर है, देखिए। विषय क्या है? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण, विषय क्या है? विषय यानी इसका मोटो क्या है, मतलब इस पूरे विषय का मोटो क्या है? तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के संदर्भ में। देखो फिर संबोधन किस तरह से होता है, ऊपर आप विशेषताओं में लिख चुके, तो महोदय मुझे यह कहने का निर्देश जारी हुआ है। यह पत्र ऐसे लिखा जाए। देखो अन्य पूरे शैली को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो बहुत आसान तरीके से यहां पर समझ सकते हैं आप। महोदय कौन लिख रहे हैं? सचिव साहब चिकित्सा अधिकारी से क्या लिख रहे हैं कि महोदय मुझे यह कहने का निर्देश जारी हुआ है। अपने बिहाफ पर कहा? नहीं कहा। किसके बिहाफ पर? शासन यानी भारत सरकार के निर्देशानुसार कह रहे हैं, अपने अनुसार नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के किसी अन्य के कहने पर। यानी जब व्यक्ति अपने बिहाफ पर ना कहकर किसी अन्य के बिहाफ पर कहता है तो वहां पर क्या होता है? अन्य पुरुष शैली होता है। देखो, महोदय मुझे यह कहने का निर्देश जारी हुआ है। फिर आगे पत्र इस तरह से होगा कि भारत सरकार ने नैनीताल जिले में चलने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में जानकारी मांगी है, तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। तो तत्काल ये सुविधा, जो तत्काल ये सूचना है, ये मुझे भेज दें, मुझे ऐसा आदेश ऊपर से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे ये निर्देश नहीं होता, निदेश होता है। ये वैसे निर्देश नहीं होता, मैंने आपको ध्यान रखना है, ये निदेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे निदेश और निर्देश में क्या अंतर होता है? तो अलग अलग चीजें हैं। निर्देश मतलब होता है ऑर्डर, और निर्देश मतलब होता है, आपको पता है, इंस्ट्रक्शन। निदेश और निर्देश में यही अंतर होता है। निदेश जो होता है वो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर हमेशा क्या हुआ है? उसको स्वीकार करना ही होता है, उसको मानना ही होता है। जबकि निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन स्वीकार्य उसको नहीं भी किया जा सकता। कहने का मतलब है कि उतनी बाध्यता उसमें नहीं होती, जबकि निदेश में, ऑर्डर में क्या होती है? बाध्यता होती है। तो यहां पर निर्देश नहीं होता बल्कि निदेश होता है। मेरे से वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इससे आप सही कर लेंगे। ठीक है, निदेश मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जिसमें बाध्यता हो, आपको करना ही करना है। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, आपको निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, बाध्यता जहां पर नहीं होती। अब देखिए आगे क्या है। फिर इसके बाद इधर क्या होगा? इधर भवधी, जो प्रेषक हैं वो इधर, आप मैंने कहा था आपको प्रेषक इधर भवधी करके लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करने के साथ साथ ABC। जब भी अगर आप कभी मेंस दे रहे हो ना, तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी अपना नाम नहीं लिखा जाता। यहां पर भी मैंने आपको बता रखा है, जब आप पत्र का प्रारूप बनाते हैं तो यहां पर भी आप ABC ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने तो आपको अभी, आपके में प्रारूप आता नहीं है तो मैंने वैसे बता दिया आपको, तो आप यहां ABC XYZ क ख ग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखिए आप कि भवधी लिखेंगे आप, मुख्य सचिव भवधी, उसके बाद उसके हस्ताक्षर प्रेषक जो है मुख्य सचिव, और फिर उसके साथ साथ या फिर उसका नाम लिख सकते हैं आप, ABC करके लिखेंगे जब आप प्रारूप बनाएंगे, और बाकी फिर पद का नाम मुख्य सचिव,
अब इसके अलावा क्या क्या है, यहां संलग्नक होता है। अब ये संलग्नक क्या होते हैं? संलग्नक नाम से पता चल रहा है जो उससे जुड़े हों। किससे जुड़े हों? ये जो सरकारी आदेश, संलग्नक क्या होते हैं ध्यान रखेंगे। संलग्नक उसे कहा जाता है जो इस शासकीय आदेश से जुड़े हों, यानी शासकीय आदेश जिन हवालों से जारी हुआ है, ठीक है, मान लो किसी विभाग के हवाले से यह जारी हुआ है, ठीक है, उसके किसी निर्णय से यह जारी हुआ है, उसी के किसी निर्णय से जारी हुआ है, या उसके किसी और परिप्रेक्ष्य से जारी हुआ है, यानी जिसके हवाले से शासकीय आदेश जारी होता है, उसकी प्रतिलिपि जो है वो जिसमें छपा होता है उस समय, उसको यहां पर संलग्नक के तौर पर लगा दिया जाता है। कहने का मतलब है ये जो शासकीय आदेश है, ये जो पूरा शासकीय आदेश है, ये किसके हवाले से, ठीक है, या किन प्रभावों के कारण या किन के हवाले से ये शासकीय आदेश जारी हुआ है, उन सब चीजों का जिक्र यहां पर किया जाता है। देखिए, ठीक है, तो उनको संलग्नक कहा जाता है। संलग्नक इधर होते हैं। संलग्नक मतलब जिनके हवालों से या जिनके हवाले से शासकीय पत्र जारी होता है, उनको संलग्नक के तौर पर उनकी प्रतिलिपियां यहां पर लगाई जाती हैं। और फिर उसी के ठीक सामने, यानी इसी संलग्नक के ठीक सामने इधर आज्ञा से फिर से हस्ताक्षर होते हैं किसके, सचिव के, या फिर वो अपना नाम लिख लेते हैं हस्ताक्षर की जगह, ABC, ठीक है, मतलब आपने तो ABC लिखना है क्योंकि अपने प्रारूप बनाना है, और फिर उसके पद का नाम मुख्य सचिव। तो ये पूरा होता है आपका शासकीय पत्र यानी सरकारी पत्र। तो ये पूरा सरकारी पत्र या शासकीय पत्र का पूरा प्रारूप था जो हमने आपको बताया। अगर आपको इसके साथ साथ इसका जो पूरे शासकीय पत्र का प्रारूप देखना है, या इसका पूरे शासकीय पत्र का प्रारूप आपने लेना है, इसका फोटो लेना है, ये किस तरह से होता है, तो आप ध्यान रख लेंगे इस तरह से होता है, ठीक है, यहां से है प्रारूप और इस तरीके से पूरा यहां तक, ठीक, ध्यान रखेंगे ये पूरा, ठीक है, और कहां से, इधर से, प्रारूप इधर से है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो आज का ये जो पत्र लेखन का पहला टॉपिक था शासकीय पत्र, ये यहीं पर समाप्त किया जाता है। मेरा लक्ष्य था कि आज पत्र लेखन में शासकीय पत्र के साथ साथ अर्धशासकीय पत्र वाला टॉपिक भी कंप्लीट कराया जाए, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लंबा खींच गया है, इसलिए इस वाले टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आप अर्धशासकीय पत्र, अशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र और अन्य जो पत्र माध्यम हैं, जो अन्य पत्र लेखन है, टिप्पण, प्रारूपण, अन्य, उनका भी जिक्र करेंगे या उनके संबंध में भी जानेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपका जो शासकीय पत्र वाला टॉपिक है, ये यहीं पर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आशा करते हैं कि अगली वीडियो में हम अशासकीय पत्र और दूसरे पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे और जल्द आपसे इस संबंध में मिलेंगे। धन्यवाद।